वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोगों ने एक जो इकट्ठा करके रखा है और आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं। हो सकता है आपका भी कुछ क्वेरी होगा तो सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला जो इसका एक क्वेरी आया था क्लाइंट का कि अगर हमारा इनकम सर 7 लाख रुपए तक है तो क्या हमारा टैक्स ज़ीरो हो सकता है? तो 7 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स ज़ीरो हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल इनकम भी होते हैं जहाँ पर आपको ₹2 और ₹4 भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेरी है कि क्या हमारा इनकम अगर 2.5 लाख से कम है तो हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? देखो 2.5 लाख से अगर कम है इनकम तो एज़ पर लॉ आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, कहीं वीज़ा प्रोसेसिंग में, लोन प्रोसेसिंग में, ये सब जगह आपको फ़ायदा होती है। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वो रिफंड मिल जाएगा अगर आपका इनकम कम है, तो इसलिए आईटीआर मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीआर को लेट फाइल करने पर हमें पेनल्टी लगती है? तो देखो आईटीआर अगर लेट फाइल करेंगे तो 1000 से लेके 5000 तक का फ़ाइन है। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 का फ़ाइन और अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 का लेट फ़ी जो है वो आपको पेमेंट करना होता है, तभी आईटीआर फाइल होगा। अगर आईटीआर फाइल करके वेरीफ़ाई नहीं करवाया आधार ओटीपी के थ्रू या फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करके तो क्या होगा हमारे आईटीआर का? तो देखो अगर आईटीआर फाइल करके वेरीफ़ाई नहीं कराया जो कि आप 30 डेज़ हो गया है, आपको 30 दिन के अंदर वेरीफ़ाई करवाना होता है, तो आपका आईटीआर जो है इनवैलिड माना जाएगा। 139 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको इनवैलिड मान दिया जाता है। अगर किसी ने गलत आईटीआर फाइल कर दिया है तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो देखो अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया है तो आप उसको या तो रिवाइज़ रिटर्न करके फाइल कर सकते हो या फिर अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिवाइज़ रिटर्न फाइल करने का जो टाइम है, पहले दिसंबर होता था, अभी न्यू जो अभी बजट आया है उसके अकॉर्डिंग मार्च तक कर दिया गया है। लेकिन आपको आईटीआर व्यू जो है वो कभी भी कर सकते हैं, 5 साल का लिमिट दिया गया है। तो आईटीआर व्यू में क्या होता है कि रिफंड सिर्फ़ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। 2 लाख से ज़्यादा का अगर हम लोग कैश रिसीव करते हैं तो क्या हमें कोई उस पे पेनल्टी लगेगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग या टैक्स लगेगा? तो देखो 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव करना अलाउड नहीं है इनकम टैक्स में। आप चाहे किसी भी तरह में डील करते हो, चाहे कार में, चाहे सोना में, कुछ में भी डील करते हो, आप 2 लाख से ज़्यादा रिसीव कैश में नहीं कर सकते हो। अगर हमने कर लिया, मान लीजिए मेरा गोल्ड ज्वेलरी का दुकान है, कोई हमसे सामान खरीदा, सोना खरीदा है और हमको 3 लाख कैश पेमेंट कर दिया है, तो 3 लाख जो है आपको उतना ही अमाउंट का पेनल्टी लगा देगा गवर्नमेंट। तो 3 लाख आपको कैश पेनल्टी अगर रिसीव किए हैं तो 3 लाख का पेनल्टी भी लग जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई टीडीएस का रूल भी एप्लीकेबल होता है क्या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग? देखो अगर हम लोग 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, तब जा कर के आपको 1% 194 आई के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस काटना होता है, 194 आईए होता है। और अगर आपका एनआरआई है तो जो एनआरआई का रेट होता है उसके हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट है कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी सेल किए हैं, तो क्या उस पे हम लोग टैक्स सेव कर सकते हैं? तो देखो कैपिटल गेन होता है प्रॉपर्टी सेल करने पर, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन जो है वो सेव कर सकते हैं। उसका बहुत सारा सेक्शन है, सेक्शन 54, 54 बी, सी, डी, ई ऐसे करके सेक्शन है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसमें जो डिडक्शन है, जो उसमें लिखा गया है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर कर के आप उसका कैपिटल गेन बचा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है कि सर टैक्स डिडक्शन मिलता है क्या अगर हम लोग इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं सेविंग बैंक में? मतलब जो सेविंग बैंक में पैसा रखा हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे कोई टैक्स लगता है क्या? तो देखो अगर ओल्ड स्कीम में रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तो अगर 10,000 रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर न्यू स्कीम में फाइल कर रहे हो जिसमें कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसमें आपको ₹2 ₹5 भी इंटरेस्ट हुआ तो उस पे भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो न्यू स्कीम में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ओल्ड स्कीम में 10,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट है। उसमें सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा लिमिट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर 50,000 से ज़्यादा का अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या टैक्स उस पे लगेगा? तो देखो 50,000 से ज़्यादा का अगर गिफ्ट मिलता है आपको रिलेटिव से या रिलेटिव के अलावा अगर किसी दूसरे पर्सन से, तो रिलेटिव वाले पर तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन रिलेटिव के अलावा नॉन रिलेटिव जो हो गए, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है कि सर अगर हम लोग एफडी कराए हुए हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उस पे क्या टैक्स कटता है या टीडीएस कटता है? तो देखो एफडीज़ का जो इंटरेस्ट होता है, अगर 40,000 से ज़्यादा का होगा साल भर में, तब आपका जो है उस पे टीडीएस काटेगा वो बैंक वाला और वो आपके पैन पर डिपॉज़िट कर देता है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसमें उस टीडीएस को रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर हम लोग शेयर बेचते हैं तो क्या उस पे टैक्स वगैरह लगेगा?
तो देखो शेयर बेचने पर आपको टैक्स लगता है, अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो 20% टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म में हैं तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है कि सर क्रिप्टो करेंसी का जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उस पे कितना टैक्स लगता है? तो भाई क्रिप्टो करेंसी पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस पे आपको 30% का टैक्स लगेगा, प्लस सेस जो होता है 4% वो भी लगेगा। इट मीन्स कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से अर्न करते हैं तो आपको 31.2% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एआईएस क्या होता है? एआईएस देखो, जब हम लोग आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो एआईएस ज़रूर से चेक करते हैं। एआईएस का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि बहुत सारा आपका इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि इनकम टैक्स ने बहुत सारे अथॉरिटी को कह रखा है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। जैसे कि बैंक को कह रखा है कि आपका अगर बैंक इंटरेस्ट कोई एसएससी कमा रहा है कोई कस्टमर, तो आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए। एफडी कराया हुआ है तो आप हमको रिपोर्ट कर दिए। उसी तरह से शेयर्स वाले को कहा गया है कि अगर शेयर में डील करते हैं तो आप हमें रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको एआईएस में दिखता है। इसलिए किसी भी पर्सन का अगर आपको डिटेल जानना है, इनकम, एक्सपेंस ये सब का, तो आप एआईएस देख लोगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के क्लियर हो जाएगी। तो यही होता है एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक क्वेश्चन है कि सर अगर एआईएस और आईटीआर में मिसमैच हो तो क्या करना चाहिए? देखो एआईएस और आईटीआर में मिसमैच तो पहली बात होना नहीं चाहिए, क्योंकि एआईएस में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपको आईटीआर फाइल करवाना चाहिए। अगर मान लो उसमें मिसमैच आ गया तो हो सकता है कि आईटीआर वाले जो इनकम टैक्स वाले हैं आपको नोटिस भेजेंगे, तो उसका आपको रिप्लाई करना है। उसका अगर रेक्टिफिकेशन करना है, देख लेना है क्या उसमें किस तरह का ग्रीवेंस डाला गया है, किस तरह का नोटिस है, उसी हिसाब से आपको उसका रिप्लाई करना है। देखो एक क्वेश्चन है कि सर एडवांस टैक्स हमें कब देना होता है? तो एडवांस टैक्स जो है कब देना होता है, ये आपको डिसाइड होगा कि आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी, एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी जो है 10,000 से ज़्यादा का है, तब आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। तो सपोज़ करो कि किसी का 1 लाख रुपए का टैक्स लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगले साल हम लोग 1 लाख टैक्स देंगे, तो उसको एडवांस टैक्स जो है वो जमा करना होता है। उसका इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, उस हिसाब से आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट उसी में है कि सर अगर एडवांस टैक्स हम लोग जमा नहीं करते हैं तो क्या हमें कोई इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है? तो देखो अगर आप टाइम पे एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हो तो आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट लगता है। 234 एबीसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत टैक्स जो के साथ आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अगर हम लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो इनकम टैक्स का अगर नोटिस आता है तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स का किस तरह का नोटिस है उसको एनालिसिस करवाओ किसी प्रोफेशनल के थ्रू। फिर उसका अगर आपको रिप्लाई देना है तो रिप्लाई दो, या फिर उसमें अगर कोई ई प्रोसीडिंग में दिया हुआ है कि कुछ आपको एक्शन लेना है तो वो एक्शन लो। प्रॉपर उसका देख करके कि क्या उसमें माँगा गया है, आप उसी हिसाब से उसका रिप्लाई करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम लोग के पास अगर 10 लाख कैश डिपॉज़िट करवा दिए सेविंग बैंक में तो क्या वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट हो जाता है? तो देखो 10 लाख से ज़्यादा का जो है कैश डिपॉज़िट इनकम टैक्स में रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बैंक वाले को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका कोई भी कस्टमर सेविंग बैंक में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉज़िट करेगा, तो वो आप इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए बैंक वाले आपका वो ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट करते हैं, अगर 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा सेविंग बैंक में डिपॉज़िट कर दिए तो। इनकम टैक्स वाले हो सकता है उसका यूज़ करके पूछेंगे कि आपने ये कैश कहाँ से लाया, वो चीज़ बताइए, इसलिए वहाँ पे रिपोर्टिंग करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लॉट बेचने पर क्या कोई टैक्स लगता है क्या? तो देखो प्लॉट बेचने पर आपको कैपिटल गेन देना होता है, मतलब कि प्लॉट बेचे, चाहे हाउस बेचे, कुछ भी बेचते हैं, कोई भी एसेट्स बेचते हैं तो उस पे जो भी इनकम होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अगर कैपिटल लॉस हुआ है, मान लीजिए लॉस में बेचे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट को बताना होता है कि हमने इतना में बेचा है और इतना में खरीदा था, या फिर अगर ट्रांसफ़र करने में कोई खर्च लगा है तो वो भी दिखा सकते हैं वहाँ पे। तो आपको ये रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम लोग शेयर मार्केट से ट्रांज़ैक्शन किए थे, तो उसपे जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफ़िट होता है, उसपे कितना टैक्स लगता है? तो देखो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफ़िट होता है, उसपे 20% का टैक्स लगता है। पहले ये 15% हुआ करता था, लेकिन बजट में उन्होंने पिछले साल के बजट में ही 20% कर दिया है। अब शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म का पीरियड जो है 1 साल में होता है। मान लीजिए आज शेयर खरीदे, कल परसों जाके बेच दिए, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। और मान लीजिए आज अभी मान लीजिए कि मार्च में हम लोग खरीदे हैं, मार्च 26 में, और मार्च 2028 में जाके बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगेगा, वो शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या ईमेल पर भी नोट इनकम टैक्स का नोटिस आता है? तो देखो ईमेल पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इनकम टैक्स का नोटिस जब भी आता है वो या तो जनरली पैन पे आपको वहाँ दिखता है। अब उसका जो है इन्फॉर्मेशन आपको इंटीमेट किया जाता है ईमेल से भी,
अगर मान लीजिए बहुत बार ईमेल गया है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इनकम टैक्स वाले फिर स्पीड पोस्ट भी करवाते हैं। जो एड्रेस उनके पैन में दिया हुआ है, उस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट भी करवाते हैं। आपको मोबाइल पे मैसेज भी आएगा कि हाँ, आपको इस तरह का नोटिस आया है या इस तरह का क्वेरी आया है, आप उसका रिप्लाई करें। तो ये सारे जगह से आता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आ सकता है, फ़ोन पे भी आ सकता है, आप पैन लॉगिन करेंगे उस पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम लोग एक कंपनी चलाते हैं और टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर का, तो क्या उसमें लेट फाइन भी लगता है? तो देखिए, टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया, आपको डिडक्ट करना था, तो उसमें आपको एक तो टीडीएस का लेट फीस लगेगा, वो ₹200 पर डे के हिसाब से है। जो टीडीएस डिपॉज़िट करके जो रिटर्न फाइल करने का टाइम होता है, उसमें नहीं करते हैं, तो ₹200 पर डे के हिसाब से आपको लेट फाइन लगेगा और मैक्सिमम अमाउंट वो टीडीएस का जो अमाउंट रहता है, उतना तक जाता है। दूसरा है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए 7 तारीख को आपको हर महीने डिपॉज़िट करना होता है। जैसे मार्च का है, तो मार्च वाला तो चलो थोड़ा टाइम दिया रहता है कि आपको अप्रैल के 30 तारीख तक करना है, लेकिन और सब मंथ में जो है आपको दिया रहता है कि 7 अगले मंथ के 7 तारीख तक डिपॉज़िट करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रख कर के अपना टीडीएस वाला कैलकुलेशन करवाएँ और डिपॉज़िट करवाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडवांस टैक्स जो जमा करने का होता है, उसका कोई इंस्टॉलमेंट होता है क्या? तो देखो, एडवांस टैक्स का जो है 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। वो आपको जो क्वार्टर एंड होता है उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट बना हुआ है, आपको उसी में जमा करना होता है। 15, 25, 75, 100 ऐसे करके उसका रेट दिया हुआ है। आपको एस्टिमेट करके अपना लायबिलिटी कैलकुलेट करके एडवांस में जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है? तो देखो, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम जो है टैक्सेबल नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एग्ज़म्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ये पूरा ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको समझना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिए तो वो जो है उसपे कुछ भी इनकम हो रहा है तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड कहलाया जाएगा और आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर लैंड है तो उसपे पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर हुआ है कि नहीं, मतलब उसपे खेती करे हैं कि नहीं करे हैं। ये सारा कंडीशन होता है, वो देख करके आपको डिफाइन होगा कि हाँ, वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनआरआई जो होते हैं, मतलब जो फॉरेन में रहते हैं, इंडिया के पर्सन है, फॉरेन में जाके शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको टैक्स देना होता है इंडिया में कि नहीं होता है? तो देखो, एनआरआई जो भी होते हैं, उनको इंडिया का जो इनकम होगा उस पे आपको हमेशा से टैक्स देना होता है। मान लीजिए उनका कोई घर होगा, वो यहाँ से छोड़ के चले गए होंगे, उसका रेंटल इनकम आता होगा, तो उसको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो एनआरआई होने का मतलब ये नहीं कि इंडिया में टैक्स हमको नहीं देना है। एनआरआई हैं तब भी आपको इंडिया में जो इनकम अर्न हो रहा है उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर हम लोग का इस बार लॉस हो गया है, तो क्या आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है? उसका बेनिफिट हमें मिलेगा कि नहीं? तो देखो, आईटीआर फाइल करने का जो टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम लिमिट से पहले आप फाइल कर देते हैं, तो आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपका इस साल मान लीजिए 5 लाख का लॉस हुआ है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करवा लेते हैं, तो अगले साल में जो भी प्रॉफ़िट होगा उससे वो 5 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा। तो अगले साल में अगर 20 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है, तो सिर्फ़ 15 लाख रुपए पे ही आपको टैक्स कैलकुलेशन होगा और उसी पे टैक्स लगेगा। तो ये टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी होता है, तभी आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर हम लोग का एआईएस में जो इन्फॉर्मेशन दिखता है वो ही गलत दिख रहा है, मान लो कि मेरा बैंक का इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, लेकिन उसमें 2,14,000 दिखा रहा है, तो हम क्या करें? तो आप जो है वहाँ पे एक फीडबैक का ऑप्शन आता है, वो आप वहाँ पर दे देंगे कि इन्फॉर्मेशन पार्शियली रॉन्ग है या पार्शियली इनकरेक्ट है, और आपका जो एक्चुअल इनकम है वो आप देख करके अपना रिपोर्ट करवा लेना आईटीआर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सोशल मीडिया से जो अर्निंग होती है, क्या उस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है? तो देखो, सोशल मीडिया से चाहे किसी भी फॉर्म में आप इनकम कमाओ, उस पे आपको टैक्स देना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो। अगर आप इंडिया में रह के कमा रहे हो तो इंडिया में टैक्स देना होगा, यूएसए में हो तो यूएसए में, जहाँ भी रह कर के आप रेसिडेंट जहाँ के हो वहाँ आपको टैक्स लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हम लोगों का छोटा-सा एक ट्रांज़ैक्शन हुआ था कमीशन इनकम का, टीडीएस कट गया, लेकिन वो इनकम मेरा टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हम उतना ज़्यादा इनकम के स्लैब में है नहीं, तो क्या होगा मेरा उस टीडीएस का? तो देखो, टीडीएस आपका, अगर आप आईटीआर फाइल करवा लोगे तो आपका टीडीएस जो है रिफंड हो जाएगा। टीडीएस आपका आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, जो पैसा आपका कट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या टीडीएस का कोई सर्टिफिकेट भी होता है? तो देखो, टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, अगर आप लोग सैलरी एम्प्लॉयी हो तो आपका फॉर्म 16 होता है, और अगर आप नॉन सैलरी एम्प्लॉयी हो तो आपका फॉर्म 16A होता है। इसी को टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है? देखो, प्रिजम्पटिव इनकम इनकम टैक्स में
कुछ बिजनेसमैन को छूट दिया गया है कि अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो इतना परसेंट आप जो है उसमें डिक्लेयर कर दिए, तो उसी को प्रिजम्पशन बोलते हैं। मतलब प्रिजम्प्ट कर लीजिए कि आपका कितना इनकम होने वाला है। सपोज आपका मान लीजिए कि सेल हुआ है 1,32,00,000, तो उसपे जो है अगर आपका कैश में सेल हुआ है तो 8% मान लीजिए, अगर आपका बैंक में हुआ है तो 6% मान लीजिए कि आपका मिनिमम प्रॉफिट इतना हुआ होगा। उससे ज़्यादा आपको डिक्लेयर कर देना होता है, इनकम टैक्स वाले आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं माँगेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह से और भी क्वेरी डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो लोग इस तरह के ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ताकि वो अवेयर हो सके टैक्स रूल्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।